वाक्यामृत ग्रंथ में यहाँ पर समझा रहे हैं कि सेनापति के साथ, तो सेनापति की जो व्याख्या चल रही है इसमें उपसंगपतियों को भी सीखना चाहिए, संगपति को भी सीखना चाहिए। जो न्याय नीति सम्राट की लगती है वही न्याय नीति आचार्य की लगती है। आर्य रायु पशु, तो अंतर है कि नीति वाक्यामृत में राजा की नीति लिखी है, सेनापति की लिखी है, तो भगवती आराधना मरण कंडिका मूलाचार में आचार्य की नीति लिखी है। समझ रहे ना? और पूरा आयुर्वेद भी लिखा वहां पर। नियतता बरतना पड़ेगी। जिसके पास नियतता नहीं है, कार्य की नियतता, भोजन की नियतता, भाषण की नियतता, कार्य की नियतता, भोजन की नियतता, भाषण की नियतता, कब कितना बोलना है उसकी नियतता होना चाहिए। उसे सम्मति तुम्हारे पास। कार्य की नियतता, कितना कार्य करना। अब माना कि एक दिन तुम 8 बजे से सुबह 3-4 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, कितने दिन तक कर पाओगे मुझे पता है। तुम बीमार ना हो जाओ, चुनौती है। कार्य की नियतता, कभी तुम ध्यान में बैठे का 3-3 घंटे बैठ गए, कभी पूरे विश्राम में चले गए। कार्य की नियतता, कितने ग्रंथ का अध्ययन करना है उतने ग्रंथ सामने रखो, दूर रखो। कार्य की नियतता, कार्य की नियतता। साधु अपेक्षा कथन कर रहे हैं। ऐसे ग्रस्त भी है, एक ट्रक होता, ट्रक, उसे भी दोपहर में खड़ा कर दिया जाता है, वो तो अचेतन है। मशीन को भी ठंडक चाहिए। बैलगाड़ी में बैल से काम लेता किसान, 12 बजते हैं वो 2-3 बजे तक समाप्त खड़ा कर देते हैं गर्मी के मौसम में। कार्य की नियतता है। मजदूर भी मजदूर करते हैं, वे भी 12 बजे छुट्टी मार लेते हैं। कार्य की नियतता। वो ये मत कहो कि काम चोर है, उनको तो आना जरूरी है, नहीं तो आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। कार्य की नियतता। ऐसे अपना जीवन में भी कार्य की नियतता बनाना चाहिए। जो जल्दी बहुत ऊंचाइयां पाना चाहते हैं वे नीचे गिर पड़ते हैं। कार्य की नियतता। तुम प्रभावना भी करना चाहते हो, नियत रूप है तो ऊंचाइयां पाओगे। और एक ही साल में सुब्रत सागर जी वे सर्वभौम बनना चाहते हैं, अगले साल टपके मिलेंगे। हमने आपको सब दिखा दिया है। एक ही वर्ष में आचार्य बनना था, एक ही वर्ष में सब कुछ बनना था। ओम गुरु बनना था, चेला बनाना था, सब कुछ बनाना था, कुछ नहीं कर सके, शांति हो गई। समझ रहे? कार्य की नियतता होना चाहिए। फिर स्वयं की बुद्धि की क्षमता, इसका ज्ञान कर लेना चाहिए। स्वयं आपकी बुद्धि की क्षमता कितनी है। एक व्यक्ति माना कि अनुत्तर सागर इतने उपास कर लेते हैं, तो भाई उनकी प्रज्ञा है, उनकी क्षमता उतना उपास करने का। तुम नहीं कर पाओ तो अपने क्षमता से करो। विसंकल्प साहब 5 घंटे खड़े रहते हैं, उनका वही क्षमता है, पर दूसरा काम तो देखो कुछ नहीं ना। तो हर प्रकार से आप हीन भावना में नहीं जा पाओ, अहंकार में भी नहीं जा पाओ। ये 2 बातें सीखो ध्यान से, दोनों उन्नति के घातक हैं। हीन भावना, अहंकार। माना कि 5 घंटे तक खड़े संकल्प सागर, ठीक है ना, तो अब निर्मोह को हीन भावना आ गई, हम तो 1 घंटे नहीं खड़ पाते, तो तुम ये हीन भावना मत आओ। दूसरे कार्य देखो, बोले हमको 50 श्लोक में याद करता हूँ, वे कुछ भी याद नहीं कर रहे हैं, वहाँ समीकरण बिठाओ। ये देश कैसे चल रहा है? आयात निर्यात पर चल रहे। आयात निर्यात जो कह रहे हो सुनो, ऐसा मत बोल। विनिमय सिक्का पर होता है और वस्तु का आयात निर्यात होता है। आइए सुनो, तो आप कोई अच्छा भी तो उदाहरण दे सकते थे। खजूर आता है तो आप जो है ना गेहूं भेजते हो, ऐसा भी हो सकते थे, ठीक है। बुंदेलखंड से गेहूं जाता है तो महाराष्ट्र से फल आते हैं, ठीक है। तो भिंड साइड से बाजरा जाता, ज्वार महाराष्ट्र, वहाँ से फल आते हैं। तो ये सब चलता रहे। चलो छोड़ो। इसी प्रकार से जैसे अन्वय विनय की जो पद्धति है, आदान ग्रहण, ये जो पद्धति है,
तो इसमें समीकरण बैठा हुआ है कि तुम्हारे देश में वो सामग्री कमी नहीं आ रही है, हमारे देश में ये सामग्री कमी नहीं आ रही है। इसी प्रकार से व्यक्ति को अपना मस्तिष्क ऐसा करना चाहिए कि कोई कर्णानुयोग का ज्ञाता है, कोई द्रव्यानुयोग का ज्ञाता है। तो प्राचीन पद्धति थी, दूसरे संघ का शिष्य दूसरे पढ़ने जा सकता है। अब पढ़ने के बहाने से घर संघ से बाहर जाना चाहते हैं तो आचार्यगण भी समझते हैं। तो अध्ययन का भाव है तो अन्न में एक क्या करना चाहिए, एक संघ के शिष्य दूसरे संघ में रह सकते हैं, वह अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि जो कॉलेज तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, उससे ज़्यादा पढ़ना है तो तुम दूसरे कॉलेज जा सकते कि नहीं जा सकते। ऐसी हमारे मुनि संघों की पद्धति थी, अभी भी है, अध्ययन करने जा सकते हैं, लेकिन वस्तु उन्हीं की कहलाएगी जिनकी है। समझ रहे कि नहीं। इससे क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा। अंत में लास्ट में क्या पकड़ना आपको, ना विशुद्ध सागर, ना विमर सागर, ना विशद सागर, कुछ नहीं पकड़ना। अंत में ये पकड़ना है जिन शासन में जयवंत होगा, क्योंकि ज्ञानी साधु होंगे तो हमारा शासन जयवंत होगा। हमें संघ विध से कोई मतलब नहीं है। किसी भी संघ का साधु विशिष्ट ज्ञानी होगा, विशिष्ट प्रभावक होगा, तो प्रभावना किसकी होगी, जिन शासन। इसके बाद थोड़ी और की, जिन शासन कहाँ रहता है, भारत में है। अभी कहाँ, भारत में हो। तो भारत में कोई विशिष्ट ज्ञानी साधु हमारा हो तो किसकी प्रशंसा होगी, भारत देश की। वो रखा 18 ग्रंथ, उसमें इन 18 ग्रंथों में सबसे ज़्यादा जैन ग्रंथ हैं। तो तमिलनाडु में जैन आगम शास्त्रों को हटा दिया है तो कुछ बचता ही नहीं है। तो उनको लिखना पड़ा उसमें कि श्रमण संस्कृति का अवदान, जैन दर्शन का अवदान, इसमें श्रमणों की बहुत ग्रंथ हैं, लिखना पड़ा। तो क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि जो लेखन की जो कला थी श्रमणों के पास बहुत गहरी थी। कन्नड़ी साहित्य जैन आगम, तमिलनाडु में जैन आगम, हर भाषा में जैन आगम है। तो आचार्यों ने काम किए, तुमसे जो भाषा बनती है उसमें लिख के छोड़ दो, आप भविष्य तुम्हारे देखता रहेगा। कुछ नहीं है, जैसे आपको बुंदेलखंडी आती है, आप बुंदेलखंडी में लिख दो, तो उससे कोई तुम्हारे सिद्धांतों को माने न माने, पर तुम्हें बुंदेलखंड भाषा का तो संरक्षण कर दिया। जब तक तुम्हारी कृति रहेगी तब तक बुंदेलखंडी भाषा सुरक्षित है। अब कोई अपभ्रंश बोलते दिखता क्या, नहीं दिखते ना। लेकिन रयुधि ने, पंप ने, रयुधि ने, पुष्दंत ने, इन कवियों ने अपभ्रंश में, आचार्य योगेंद्र स्वामी ने अपभ्रंश में ग्रंथ लिखे ना, तो अपभ्रंश भाषा सुरक्षित है। कोई प्राकृत बोलते दिख रहा कि ज़्यादा नहीं दिख रहे ना, लेकिन कुंद आदि जैन आगमों में प्राकृत को सुरक्षित कर दिया, किया कि नहीं किया, तो उसको शास्त्रीय भाषा बन गई। इसी प्रकार से आपको बोध होना चाहिए है कि भाषा की रक्षा साहित्यकार करता है। अब मैं इतना उनको समझाता रहा हूँ, भाई कहाँ गए निवृत्त सागर, अपना नियम पूरा कर लिया। आपको कल नियम मिला था कि आप साख सागर को रोज बोलोगे, आदि पुराण का क्या हो रहा है, ठीक है। अपन तो याद दिलाते रहते, जीवन में काम पूरा करो। और सुनो, एक चुटकुली भाषा नहीं पूरी नहीं करना, बिल्कुल छंदबद्ध करना। अभी नहीं सुनना, अभी तो हम सुना रहे हैं आपको। तो स्त्री उदित्यम विषयतम अक्षम, और सेनापति जो है ना व्यसन मुक्त होना चाहिए, मर्यादा के बाहर धन व्यय वो नहीं होना चाहिए। 6 प्रवासोन्नतम, इतना तो तंत्र प्रतिकारा, सैन्य अपराधी, मतलब सेनापति है और सेना के साथ अपराध करे, ऐसा सेनापति नहीं होना चाहिए, सैन्य अपराधी नहीं होना चाहिए। सहा विरोधम, ये बातें बहुत गहन सुनना है, सुन रहे ना। अनियोग नियोग सागर, सत्यार्थ नहीं आए क्या, आगे वाला मकान वाला, पीछे मकान वाला, बगल मकान वाला, अलग अलग अगल अलग बलग, तो अगल अलग बलग, आगे पीछे
आगे पीछे हो वही, समझ रहे हो? कैसा आदमी है भाई, हर व्यक्ति से विरोध, हर व्यक्ति से विरोध। हमें पड़ोसी कोई लेन देन नहीं है, पिछवाड़े वाले से भी झगड़ा, आगे वाले से भी झगड़ा, एक इस तरफ के पड़ोसी से झगड़ा, इस तरफ के पड़ोसी से झगड़ा। भाई तुम कितनी धनपति बने रहो, अरबपति खरबपति बने रहो, तुम्हारा भला कुटुंब परिवार बड़ा है और दूसरे मोहल्ले के लोगों से मित्रता है, घर में आग लग गई ना तो मोहल्ले वाले जब तक आएंगे ना तब तक भस्म हो जाए। पड़ोसियों को इतना अच्छे से रखो कि घर की आग पड़ोसी बुझाने आएगा। कहीं बीमार हो गए, कोई घर में मर गया ना तो उसकी विमान बनाने वाले पड़ोसी आएंगे और कंधा लगाने वाले पड़ोसी मिलेंगे। पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए। 24 घंटे पड़ोसियों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, शत्रु बना के रखें, भी क्या विकास कर पाएंगे? पड़ोसी तुम्हें ऐसा माने, जैसे तुम्हारे घर में कष्ट आया तो पड़ोसी कहे कि मेरे घर का कष्ट है। हम लोग तो बचपन में पूरे यादव वंशियों के साथ रहे, आगे पीछे चारों ओर यादव लोग, ठीक है ना, पर वे कभी भेद ही नहीं करते थे, एक साथ, समझ रहे कि नहीं, चारों तरफ घिरा हुआ मकान, लेकिन कभी नहीं, सुख दुख में 24 घंटे खड़े रहे। अभी गए तो थे आप, कैसे वो भीड़ लगी थी, हैं? तो आप ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारा भाई एक बार तुम्हें भूल जाए, पड़ोसी ना भूल पाए। सह विरोधी, साथियों तो विरोध रखता है, उसका विकास नहीं हो सकता है। फिर वो कुछ हुआ ना तो वो उसका बहुत अच्छा हुआ, पिटने दो, कूटने दो। तो ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, सेनापति के सह विरोधी नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारी एक तरफ रहते हैं सिद्धार्थ जी, एक तरफ रहते सार्थक जी, तुम 24 घंटे उनको तंग करते रहते हो, तो आपको संभाल के रखना चाहिए, विरोध नहीं बनाना चाहिए। परवादी बाधा, विरोध करने के कारण, और परवादी बाधा आवश्यकता भी नहीं है तब भी विवाद खड़ा करते रहते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन में जब जाए जहां खड़े वहीं विवाद शुरू हो जाए। हम आपको दिखा देंगे, देखो इस आदमी को तुम देखो, जहां भी आएगा उसका विवाद हो जाता है। देखा आपने? क्यों श्याम सुंदर? आपको दिखाया था हमने एक दिन कि भाई कहीं भी जाए वो 2 मिनट बात करेगा, लोगों को बड़ा प्रिय लगता है, और तीसरे मिनट में लोग उससे बचना चाहते हैं। कुछ लोग इतने बतूले होते हैं तो आदमी प्रथम बार में उससे आकर्षित हो जाता है, और 2-5 मिनट नहीं हो पाते, ऐसे भैया इससे बचो, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। बहुत बोलने वाले लोग कभी सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभावित भाषणा, जो प्रभावी पुरुष होते कम बोलते हैं, कम बोलो, काम का बोलो। बहुत सारे विद्वान हमने सुब्र साथ कहते भैया रहने दो, थक गए उनको सुनते सुनते। प्रतिष्ठाचार्यों का धर्म है कि प्रभावी आचार्य मुनि तुम्हारे सानिध्य कर रहे हैं तो कम बोलो, उनको माइक दो, आगे चलो। उन्हें भी लगता है कि भीड़ आई है, आज ही सब कुछ बोल डालो। बोली लगाने में 1 घंटे का वातावरण बना रहे, 5 मिनट की बोली 2 घंटे खींच रहे, नहीं। उससे प्रभाव ये होता है कि दोबारा तुमको कोई बुलाएगा नहीं। अच्छा ध्यान रखना इस बात का, कम बोलना बेटा। जहाँ तुमसे कमजोर वक्ता हो तुम वहाँ खूब बोलो, तुमसे तगड़ा वक्ता हो वहाँ बेटा कम बोलो, वहाँ तुम्हारी कीमत होगी। सुन रहे कि नहीं? बहुत लंबी भूमिका बनाते ना, और माना कि सुब्र सागर बैठे मंच पे, अब तुम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, बस बोली और बोलने में लगे हो। बोले ये देख लो, ये संकेत करें, जल्दी करो, नहीं। समाज के प्रेशर में इतना मत जियो कि साधु के तुम 12 बजा रहे हो। सुन रहे ना बेटा, ये तुम्हें बहुत सारी बातें सिखा रहे। विद्वान ऐसे बन के रहना, धर्मचंद शास्त्री ने तुरंत ये पकड़ो माइक, समझ रहे कि नहीं? ये सीखना चाहिए। पर वे भी देर करे तो फिर वो भी काम से चले जाएंगे। तो इसलिए समय पे काम करो। शेष आगे विचार करेंगे।
हैं? लोग सुनाइए भाई एक साथ।